हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका आपके चैनल में बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की इंग्लिश के एक मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यह मॉडल पेपर कुछ इस प्रकार से सेट किया गया है कि इसमें बोर्ड के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सम्मिलित किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो इसे अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। तो सभी जानते हैं कि 70 नंबर का पेपर होता है और इस 70 नंबर के पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के। सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, एक अनसीन पैसेज जिसे अच्छे से पढ़कर समझना होता है और फिर इस पैसेज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर देना होता है। तो आइए पढ़ते हैं पहले इस पैसेज को। और इस पैसेज से 3 क्वेश्चन होंगे, 1 से लेके 3 क्वेश्चन। तो दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पैसेज है, इट वॉज नॉट लक बट लेबर दैट मेक्स अ मैन। यह भाग्य नहीं, लक का मतलब होता है भाग्य, यह भाग्य नहीं बल्कि श्रम है जो किसी को सफल बनाता है। लक सेज एन अमेरिकन राइटर इज एवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न विद कीन आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग। लक सेज एंड अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकन राइटर कहते हैं, लक इज एवर वेटिंग फॉर समथिंग, लक को हमेशा इंतजार रहता है, टू टर्न विद कीन आइज एंड स्ट्रॉन्ग विल ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग। भाग्य कुछ इस प्रकार से होता है कि हम उम्मीद में रहते हैं कि हमारा कुछ अच्छा होगा, उसके लिए हम स्वयं श्रम नहीं करते हैं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं, आज कल परसों कभी ना कभी कुछ बढ़िया हो जाएगा। लक लाइज इन बेड एंड विशेज द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ लिकेसी। लक लाइज इन बेड, लक जो है वो बेड में रहता है, अर्थात सोते हुई अवस्था में पाया जाता है, जो कभी भी उठकर कुछ करने की हिम्मत नहीं करता है। एंड विशेज द पोस्टमैन वुड ब्रिंग समथिंग गुड न्यूज ऑफ अ लेगेसी, और उसे भाग्य को हमेशा इंतज़ार रहता है कि कहीं ना कहीं से एक अच्छी खबर उस तक पहुंचती हुई आएगी, लेकिन वह उस खबर के लिए कुछ भी मेहनत नहीं करेगा। बट लेबर टर्न्स आउट एट 6 विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस। लेकिन अब हम बात करेंगे लेबर, लेबर का मतलब श्रम। लेबर टर्न्स आउट एट 6, यहाँ पर इस लाइन का अर्थ ये है कि श्रम सुबह सुबह ही अपने कार्य में लग जाता है, विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर। बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर का मतलब है पूरे तन मन से अपने कार्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तत्परता के साथ कार्य करते हैं और एक अच्छे भाग्य की नींव रखते हैं। लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, एक अच्छे कार्य की नींव को रखता है। लक वाइन्स, लक जो है ये इंतजार में रहता है। लक रिलाइज ऑन चांस, लक को चांस पर विश्वास होता है कि कभी ना कभी एक ऐसा चांस मिलेगा जो उसको सफल बनाएगा। लेबर ऑन कैरेक्टर, लेकिन लेबर जो है ये कैरेक्टर पर निर्भर होता है, किसी के कार्यों पर निर्भर करता है, हम जितना परिश्रम करेंगे हमें उसी के अनुसार सफलता मिलेगी। लक स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंडल्जेंस, लक किसी व्यक्ति को हमेशा नीचे गिराता है और उसे स्वार्थी बनाता है। वाइल लेबर स्ट्राइड्स अपवर्ड्स एंड एस्पायर्स टू इंडिपेंडेंस, लेकिन श्रम किसी भी व्यक्ति के भाग्य को बदल देता है, उसे दिन प्रतिदिन ऊपर उठाता है, उसे स्वतंत्र कर देता है, आत्मनिर्भर बना देता है।
द कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे, यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है। द कन्विक्शन देयरफॉर इज एक्सटेंडिंग दैट डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। डिलीजेंस का मतलब होता है हार्ड वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क। डिलीजेंस किसी भी अच्छे लक की जननी है। जब भी अगर किसी का लक अच्छा है तो हमें यह नहीं मानना चाहिए कि उसका भाग्य अच्छा है, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि उस भाग्य के लिए उसने कितनी परिश्रम की है। इन अदर वर्ड्स, अ मैन्स सक्सेस इन लाइफ विल बी proportionate टू इट्स एफर्ट्स, इंडस्ट्री, टू हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स। दूसरे शब्दों में किसी की भी सफलता उसके द्वारा किए गए एफर्ट्स, प्रयासों पर, इंडस्ट्री मीन्स मेहनत पर, और उसके अटेंशन, ध्यानों पर निर्भर करती है। किसी की सफलता उसके प्रयासों, मेहनत और उसकी एकाग्र चित्त पर निर्भर करती है। तो ये था इस पैसेज का अर्थ। अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम्स अप द मीनिंग ऑफ द पैसेज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इस पैसेज की सही मीनिंग को बताता है। पहला ऑप्शन, लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन बट लेबर एक्जर्ट्स विदाउट वेटिंग। लक बिना परिश्रम किए इंतजार करता रहता है और श्रम बिना इंतजार किए परिश्रम करता रहता है। कुछ हद तक इसका भाव पैसेज से मिल रहा है। लक वेट्स एंड कंप्लेंट्स विदाउट वर्किंग वाइल लेबर अचीव्स सक्सेस ऑल्दो इट कंप्लेंट्स। भाग्य वेट करता है, प्रतीक्षा करता है और शिकायत करता है, विदाउट वर्किंग, लेकिन काम नहीं करता है, बिना काम किए प्रतीक्षा और शिकायत करता है। वाइल लेबर अचीव्स सक्सेस ऑल्दो इट कंप्लेंट्स, जबकि श्रम सफलता को प्राप्त करता है और जबकि यह कंप्लेंट भी करता है, शिकायत भी करता है। तो ये बात गलत है। लेबर अचीव सक्सेस बट इट डज नॉट कंप्लेंट, तो ये कंप्लेंट के कारण ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। लक इज सेल्फ इंडल्जेंट बट लेबर इज सेल्फलेस, भाग्य स्वार्थी बनाता है और जो श्रम होता है वो आत्मनिर्भर। ये इसका भी भाव काफ़ी हद तक पैसे से मिल रहा है। चौथा पॉइंट है, लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेज लक। भाग्य अक्सर हमें निराशा दिलाता है। जैसे मान लेते हैं हम परीक्षा की तैयारी ना करें और भाग्य के सहारे बैठे रहें कि इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाएंगे, तो हम पास होने वाले नहीं हैं, और अगर पास हो भी जाते हैं तो अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाएंगे। बट लेबर प्रोड्यूसेस लक, लेकिन जो श्रम होता है ये हमारे भाग्य को बनाता है, भाग्य का निर्माण करता है। तो ज़्यादा जो अर्थ बढ़िया हमें इस पैसेज का मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर डी से मिल रहा है। लक ऑफन एंड्स इन डिफीट बट लेबर प्रोड्यूसेस लक। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, Which one of the statement is true about the passage? पैसेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, सफलता के लिए भाग्य जरूरी है। ऑप्शन बी, सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क, सफलता केवल हार्ड वर्क पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज मीट्स विद डिसअपॉइंटमेंट, भाग्य के सहारे बैठे रहने से अक्सर हमें निराशा प्राप्त होती है। सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क, सफलता हमारे हार्ड वर्क का परिणाम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी और ऑप्शन बी लगभग सेम है दोनों। पैसेज में हमने देखा था कि जो सफलता है वो हार्ड वर्क, ये है हमारा पैसेज, एक बार फिर से देखेंगे। लेबर इज सक्सेस इज प्रोपोर्शनेट टू इट्स एफर्ट्स इंडस्ट्री एंड अटेंशन। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनेट दिया गया है वो एफर्ट, इंडस्ट्री और अटेंशन तीनों के लिए दिया गया है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो है ये
प्रोपोर्शनेट सिर्फ हार्ड वर्क के दिया है, तो डी पूरी तरीके से सही नहीं मानेंगे, तो हम यहाँ पर बी को सही मान रहे हैं। सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्ड वर्क, सफलता केवल कठिन परिश्रम पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फेलियर। हमें फेलियर का अपोजिट बताना है। फेलियर का मतलब होता है असफलता, असफलता का अपोजिट होगा सफलता, तो सफलता की इंग्लिश होती है सक्सेस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल फिल इन द ब्लैंक। हमें सही ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। रिंग्स, रैंग, विल रिंग, हैज रंग। जब भी एज सून एज का प्रयोग हुआ हो तो लास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर हम भरेंगे रैंग। एज सून एज आई रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग। पांचवा क्वेश्चन अब हम देखते हैं, He had to repent what he had done। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन फिल करना है, तो इसका अर्थ होता है उसे पछताना होगा जो कुछ भी उसने किया है। तो जो कुछ भी के लिए हम इंग्लिश लिखते हैं फॉर वॉट, तो यहाँ पर वॉट के साथ फॉर आना चाहिए। He had to repent for what he had done। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द गंगा इज अ हॉली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। गंगा एक पवित्र नदी है और हमें एडजेक्टिव बताना है। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वालिटी को बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पर रिवर को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है होली, तो ये होली हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। हमें ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, ही लॉट अ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। इनसे हमें एक वाक्य बनाना है, तो वाक्य बनाते हैं। हम इसे ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं। वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, तो चारों ऑप्शन में सबसे पहले सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो अगर पहला ऑप्शन हम देखें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, तो ये हो गया गलत। दूसरे ऑप्शन में सब्जेक्ट ही के बाद वर्ब है, तो ये सही हो सकता है। तीसरे ऑप्शन में सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, ये भी गलत। चौथे ऑप्शन में भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं है, ये भी गलत। तो यहाँ पर हम सही करेंगे ऑप्शन बी, ही बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिस स्पेल्ट। इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। बिलीव, BELIEVE, बिलीव सही है। अचीव, ACHIEVE, अचीव भी सही है। रिसीव, रिसीव की स्पेलिंग गलत है, RECEIVE, यहाँ पर सी होना चाहिए, तो हमें गलत बताना है, तो रिसीव की स्पेलिंग गलत है। और ऑप्शन डी में ये दिया है डिसीव, डिसीव की स्पेलिंग सही है, DECEIVE, तो बाकी तीन सही हैं, ऑप्शन सी की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पैसेज को हमें पढ़ना है और फिर सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पैसेज है, आई न्यू दैट द ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। अ मैन हु टेक्स अवे द अनदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। तो यहाँ पर मंडेला हमें बताते हैं कि जो अत्याचार करता है और जिस पर अत्याचार किया जाता है, दोनों ही एक दूसरे से आज़ाद नहीं होते हैं, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है, अ मैन, एक आदमी जो किसी की स्वाधीनता का अपहरण कर लेता है, वह घृणा का पात्र है।
ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस। ऐसे व्यक्ति नैरो माइंडनेस होते हैं। नैरो माइंडनेस का मतलब होता है संकीर्ण विचारों वाले, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति पूर्वाग्रह और संकीर्ण मानसिकता के गुलाम होते हैं। तो यहाँ पर ये भाव है पैसेज का। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन नहीं फ्री है? ऑप्रेशर, ऑप्रेस्ड, बोथ, नन। तो मंडेला के अनुसार ना तो ऑप्रेशर फ्री है और ना ही ऑप्रेस्ड। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्रेशर एंड ऑप्रेस्ड दोनों ही आज़ाद नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम। एक इंसान जो दूसरे की स्वाधीनता को ले लेता है उसे हम क्या कहेंगे? वाइट, क्रिमिनल, र्यूड, अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। तो उसे इस पैसेज में कहा गया है अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। ये हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हमें सही जवाब देने के लिए करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मिनरल्स, वहाँ के खनिज, जेम्स, वहाँ के कीमती पत्थर, डायमंड मतलब हीरे, और पीपल मतलब लोग। तो मंडेला के अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं वहाँ के लोग। सो ऑप्शन डी इज राइट। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को लेंचो ने क्या कहा? बंच ऑफ क्रोक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो लेंचो ने उन सबको कहा था बंच ऑफ क्रोक्स, लुटेरों का झुंड। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? फर्स्ट ऑप्शन, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, सी लव्स टू राइट, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, सी वॉन्ट्स द पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा उसके पास कोई फ्रेंड नहीं थे इसलिए वो डायरी रखती थी। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14-15, हमें एक स्टैंजा दिया गया है। इस स्टैंजे को हमें पढ़ना है और फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करना है। ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये स्टैंजा आपको समझ आ गया होगा। फायर एंड आइस, फायर एंड आइस से लिया गया है, जिसमें एक शेर जो कि पिंजड़े में बंद है उसके बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज। इस स्टैंजा में कौन पिंजड़े में बंद है? टाइगर, डॉग, हॉर्स या फिर बियर। तो हमारा सही जवाब होगा टाइगर। एक टाइगर पिंजड़े में बंद है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। इस स्टैंजा के राइटर कौन हैं? तो सबको पता है इसके राइटर होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके भी और साथ ही साथ डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, इसके भी राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 16-20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। हु वॉज मिसिस पम्फ्री। मिसिस पम्फ्री कौन थी? मेड मतलब सर्वेंट, केयर टेकर, नर्स, मिस्ट्रेस। तो मिसिस पम्फ्री एक मिस्ट्रेस थी, मालकिन थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द थीफ इन द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी। आपकी किताब में एक चैप्टर है द थीफ्स स्टोरी जिसमें अनिल और हरी सिंह की कहानी है। तो आपको बताना है दोनों में चोर कौन था, अनिल या फिर हरी सिंह। मंगल पांडे, सुरेश, तो ये सब कोई उस चैप्टर में थे ही नहीं। तो सिर्फ ए और बी में हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हरी सिंह चोर था जो अनिल से काम मांगने आया था। क्वेश्चन नंबर 18,
रिचर्ड एब्राइट वॉज एंड रिचर्ड एब्राइट कौन थे? एक्टर, सिंगर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। तो इस चैप्टर में दिया गया है रिचर्ड एब्राइट एक साइंटिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 19, माटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड। नेकलेस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। माटिल्डा हमेशा कैसे रहती थी? अनहैप्पी, हैप्पी, डिलाइटेड, कंटेंटेड। इसमें डी छूट गया है। कंटेंटेड का मतलब संतुष्ट, डिलाइटेड का मतलब प्रसन्न, अनहैप्पी और हैप्पी आप जानते होंगे। तो माटिल्डा हमेशा उदास रहती थी। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन का। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री कौन थी? मंगला, चंपा, राधा, सुलेखा। तो इनमें से राधा रामलाल की सबसे बड़ी पुत्री थी। तो इस प्रकार से हमने क्लास 10th इंग्लिश के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया है और ये एक मॉडल पेपर की शुरुआत है। अब ऐसे ही मॉडल पेपर हर वीक हम एक लाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उन्हें तैयार कैसे करना है। साथ ही साथ इसे एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस ज़रूर करें और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यदि कोई बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।